सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और जिद पे अड़े हुए हैं कि इस्तीफा तो नहीं देंगे और कोर्ट ने कह दिया है कि 15 तारीख तक तो अब आपको तिहाड़ में रहना ही रहना है। कैसे देख पाते हैं आप इसको? सीएमशिप चला रहे हो तो आपको कैबिनेट मिनिस्टर भी आएंगे, आपके अधिकारी भी आएंगे और आपको बाहर जाना भी पड़ेगा। खाली आएंगे नहीं, आपको ही जाना पड़ेगा। मुख्तार अंसारी इधर के लिए भले न हो लेकिन पूर्वांचल के लिए तो एक बड़ा कमिट, लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जुडिशियल कस्टडी में डेथ नहीं, मर्डर। अगर जो नया प्रिजनर है सुपरविजन उसके ऊपर नहीं रखोगे, बहुत बार ऐसे होता है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल का अगले दिन से रूटीन क्या होगा? सुबह कितने बजे उठेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है और वो भी एशिया की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल में। लेकिन क्या वो तिहाड़ जेल से दिल्ली की सरकार चला पाएंगे? क्या जेल का कानून ये उन्हें इजाज़त देता है कि वो जेल में रहते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और वहीं से दिल्ली की सारी समस्याओं को सुलझा पाएंगे? आखिर क्या है तिहाड़ जेल का कानून? आखिर कैसे अरविंद केजरीवाल वहां पर अपना शासन चला पाएंगे? और कौन सा कानून तिहाड़ जेल को उन्हें शासन या प्रशासन चलाने से रोकता है या उन्हें मजबूर करता है कि वो आज नहीं तो कल उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा? और आखिर तिहाड़ जेल में ऐसा होता क्या है कि लोग उसका नाम सुनते ही कांपने लगते हैं? तमाम बातें करेंगे आज हम सुनील गुप्ता से, जो तिहाड़ जेल के पूर्व पीआरओ और लीगल एडवाइज़र रह चुके हैं और फिलवक्त वो दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। तो आइए बात करते हैं सुनील गुप्ता से और ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि अरविंद केजरीवाल के सामने तिहाड़ जेल में अब चुनौतियां क्या हैं। तो शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और जिद पे अड़े हुए हैं कि इस्तीफा तो नहीं देंगे और कोर्ट ने कह दिया है कि 15 तारीख तक तो अब आपको तिहाड़ में रहना ही रहना होगा। कैसे देख पाते हैं आप इसको? देखिए, जो जुडिशियल रिमांड दिया, पहले तो मैं बात क्लियर कर दूं कि जुडिशियल रिमांड दिया वो 15 तक का दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि 15 तक उनको रहना ही रहना है। वो पहले भी बेल अगर उनकी हो जाती है तो पहले भी बेल पे जा सकते हैं। जहाँ तक मुख्यमंत्री पद जो है जेल से चलाने वाली बात है, मुझे नहीं लगता जो रूल्स हैं वो परमिट करेंगे कि आप जेल से जो है मुख्यमंत्री का काम करें। देखिए क्या है, जेल के जो रूल्स हैं, सबसे पहले हम मीटिंग के रूल्स पे आते हैं। रूल्स कहते हैं कि आप हफ्ते में 2 बार मीटिंग कर सकते हैं। ये सामान्य कैदी के लिए, सबके लिए? सामान्य कैदी के लिए आप हफ्ते में 2 बार मीटिंग कर सकते हैं अपने मिलने वाले से, दोस्त से या रिश्तेदारों से। उसके नाम भी आपको इन एडवांस देने होते हैं। जो 10 नाम इनसे मांगे गए, जो 10 नाम इनसे, हाँ, तो वो होते हैं। वो जनरली लोग घर के उनके नाम देते हैं। तो वो यहाँ पे 2 मुलाकात में तो ये कुछ नहीं हो पाएगा। उसके बाद आप देखें कि जो मिलने वाले आते हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती हैं कि एक मुलाकात में 3 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते। तो 3 से ज़्यादा तो इनके होंगे ही होंगे। अगर आप सीएमशिप चला रहे हो तो आपको कैबिनेट मिनिस्टर भी आएंगे, आपके अधिकारी भी आएंगे और आपको बाहर जाना भी पड़ेगा। खाली आएंगे नहीं, आपको ही जाना पड़ेगा। एलजी के पास मीटिंग है तो आपको एलजी साहब के पास जाना पड़ेगा। आपको कहीं इंस्पेक्शन करनी है तो वो भी होता है। देखिए, सीएम का काम खाली फाइलें साइन करना नहीं है। अगर फाइलें साइन करना होता तो मैं कहता हाँ, जेल से चल जाएगा, क्योंकि उसमें सुप्रेंट्स को बहुत पावर होती हैं, वो कर सकते हैं। पर आपके जो दूसरे काम है, आपको इतने लोग आएंगे मिलने के लिए, बड़े बड़े लोग मिलने के लिए आएंगे, मंत्री आएंगे। एक और काम है, देखें, एक है पब्लिक। सीएम आप क्यों है? मेन आपका पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्ट है। पब्लिक आपसे जो उनकी ग्रीवांसीज है उसको लेके आएगी। तो यहाँ पे तो ऐसा हो नहीं सकता कि पब्लिक आए और आप उनको जब जो भी टाइम आप रखेंगे उसका, पब्लिक आए और आप उनको सीएम साहब से मिला दें, वो तो हो ही नहीं सकता। जहाँ तक मुलाकात की बात है, मुलाकात की बात आपको मैंने बताई है कि 2 मुलाकातें हो सकती हैं और उसको अगर रिलैक्स भी कर दें, अगर उसको सुप्रीम को पावर है कि उसको रिलैक्स भी कर देता है। अगर मैं कहता हूँ 6 दिन भी अगर वो मुलाकात तो वो करवा देते हैं, पर यहाँ तो रिपीटेडली लोग आते रहेंगे और हर तरीके के लोग आते हर तरीके के लोग आते रहेंगे। आपके जैसे आपने बताया है, ब्यूरोक्रेट्स भी आएंगे, इनके मंत्री भी आएंगे, इनके और भी इनके सीनियर लोग यहाँ पे आएंगे इनको मिलने के लिए। तो बार बार जो आना जाना है वो जेल मैनुअल कभी भी उसको परमिट नहीं करेगा, क्योंकि उससे क्या है, सबसे पहला काम जो जेल मैनुअल में जो सुप्रीम जेल का काम है
वो है कि प्रिजन की सिक्योरिटी और प्रिजनर की सिक्योरिटी। प्रिजन को आपने देखना है कि पूरी सिक्योरिटी हो और प्रिजनर की सिक्योरिटी। तो प्रिजनर की सिक्योरिटी है, अगर इतने लोग अनचेक्ड आप अगर उनको ले रहे हो तो उसमें प्रिजनर की सिक्योरिटी जो पक्की बात है कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। कंप्रोमाइज होगी। और इसमें एक और बात है, लीगल चीज़ आती है कि इनके ऊपर जो स्पेशल सिक्योरिटी लगी हुई है, पर्सनल सिक्योरिटी इनकी जो है, अब वो जेल के अंदर तो जो है वो नहीं जा पाएगी। जेल के अंदर जो डीजी साहब या सुप्रीम जेल जो सिक्योरिटी देंगे उतनी वो security वही रहेगी। सिक्योरिटी जा सकते हैं, ये वाली इनकी सिक्योरिटी वहाँ नहीं जा पाएगी। तो इसलिए इनका जो सिक्योरिटी अपरेटस है वो कोलैप्स हो जाएगा अगर आप रूल्स के हिसाब से चलेंगे। तो रूल्स के हिसाब से तो ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता। मतलब ये तो यही है ना सर, साफ है कि अगर वो दिल्ली में तिहाड़ जेल के अंदर है तो मुख्यमंत्री को मिलने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे उनकी सिक्योरिटी हो, चाहे उनकी स्पेशल पावर हो, चाहे उनके जितने भी लीगल एस्पेक्ट्स हो, वो सब कोलैप्स हो गए हैं, कुछ भी नहीं रह गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सब कोलैप्स हो क्या गए ये हैं। जेल मैनुअल या जेल का जो कानून है ये कि कुछ इजाज़त देता है उन्हें कि वो मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उन्हें थोड़ी सी परमिशन अतिरिक्त दे दी जाए और बाकी जो कैदी हैं, बंदी हैं, उनको वैसी परमिशन नहीं मिलेगी? नहीं, देखिए क्या होता है, सुप्रीम के पास काफ़ी पावर है। वो तो जो सुप्रीम एक क्लीन आदमी की पर्सनल पावर है। हाँ, एक आदमी की जो इंडिविजुअल नीड्स होती हैं उसके लिए वो काफ़ी कुछ शिकायत उनकी दूर कर सकता है। अब जैसे मैंने पढ़ा है कि इनको डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ है तो ये सुप्रीम जेल की ड्यूटी है उसको कि इनको टाइम पे हर एक दवाई मुहैया करवाना। अगर इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन का करना, इनकी शुगर चेक करना, टेस्ट करना, वो सारे इनको जो है सुप्रीम जेल की ड्यूटी में आते हैं। तो उसमें तो वो सुप्रीम जेल कर सकता है, उसमें अगर मिलने के लिए भी जैसे है तो उसको रिलैक्स कर सकता है। 6 दिन उनको जो वर्किंग डे होते हैं उसमें मिलाई करवा सकता है। लेकिन फिर तो सवाल खड़े हो ही जाएंगे ना कि आपने हाँ, क्यों दे दिया, फिर क्योंकि आपके कोई सामान्य कैदी तो है नहीं बिल्कुल, कि पता नहीं फिर चलेगा। आपके सवाल खड़े होंगे और उसका जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जेल मैनुअल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि ये कहे कि आप अगर कोई चीफ मिनिस्टर स्टेटस का कोई बंदा है तो उसको आप क्या सुविधाएं देंगे। आज से अगर 30 साल पहले की बात करें, 1997 में जेल मैनुअल में प्रोविज़न था कि अगर एमएलए आ रहा है, एमपी आ रहा है, तो उनको आप बी क्लास दोगे। तब बी क्लास और सी क्लास का सिस्टम तो होता मैं ये था। पूछने वाला था कि हाँ। क्या जो आम बैरक है, जैसे हाँ, तिहाड़ जेल में 10 या 12 जेल हैं अलग से, उनमें से कैसे डिसाइड किया जाता है कि अगर ये मुख्यमंत्री आए, क्योंकि एक तो पहली बार तिहाड़ जेल के लिए भी होगा कि कोई सिटिंग सीएम आया हुआ है, पहले तो कोई सिटिंग सीएम रहा नहीं, हालांकि इंदिरा गांधी जा चुके हैं लेकिन सिटिंग नहीं रहा है, उसके लिए अलग से कैसे प्रोविजन करें? कोई एक कैदी आता है, कोई बंदी आता है, पहले पॉलिटिकल बंदी बहुत आते थे, आसान था कि पॉलिटिकल बंदी को एक जगह पे कर दिया जाए। इन पे तो डिसाइड भी करना पड़ जाएगा जेल में को कि ये पॉलिटिकल बंदी है कि ये क्रिमिनल है। भाई अपराध तो क्रिमिनल कैटेगरी का है, बिल्कुल। लेकिन है ये सीएम। कैसे डिसाइड होता है ये, चूंकि आप रहे हैं तो पहले मैंने बताया आपको ना, अगर 30 साल पहले की 27 साल पहले की बात करें, 97 तक हमारा मैनुअल कहता था कि कोई एमएलए है तो उसको बी क्लास मिलेगी। और कई स्टेट्स में अभी भी है ए क्लास और स्पेशल क्लास है। अच्छा। एमएलए एमपीस के लिए। पर हमारे यहाँ खाली 2 क्लास होती थी, बी क्लास और सी क्लास। और जो बी क्लास के प्रिजनर होते थे, जो मतलब इनकम टैक्स पे ही हो गए या ग्रेजुएट हो गए या एमएलए हो गए, एमपी हो गए, इनके लिए अलग खाना होता था, अलग किचन होता था, अलग खाना बनता था, स्पेशल फूड होता था। आप लगाएं कि बटर हो गया, ब्रेड हो गई और भी बहुत सारी, अंडा हो गया, अंडा वगैरह, काफ़ी रिलैक्सेशन थी। फूड का स्केल भी अलग होता था, अलग तरीके से बनता था। पर अब जब से इन्होंने बी क्लास और सी क्लास 97 में ख़त्म हुआ है, उसके बाद से जो है यहाँ पे सिर्फ एक ही क्लास है, दैट इज़ ऑर्डिनरी क्लास। और जो उनको सुविधाएं दी जाती हैं वो उनकी पर्सनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती हैं। सपोज कोई एक ऐसा प्रिजनर आ गया जिसको दिखाई नहीं देता, या कोई ऐसा प्रिजनर आ गया जिसके पैर में रॉड पड़ी हुई है, डिसेबिलिटी है, तो उस हिसाब से उसको जो है सुविधाएं देनी पड़ेंगी। अगर डिसेबिलिटी है तो उसके साथ एक और दूसरे प्रिजनर को जो है उसका एज ए सेवादार जो है साथ रखना पड़ेगा। कि नज़र नहीं आता तो उसके साथ एक आदमी को रखना पड़ेगा जो उसके साथ रहे। तो उसमें अगर बैठा नहीं जाता तो कमोड वगैरह का जो है, जनरली हमारे यहाँ इंडियन टॉयलेट है, तो वेस्टर्न टॉयलेट वगैरह उसका करना,
इंडिविजुअल नीड्स के ऊपर होता है। तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो उसकी जो स्पेशल डाइट है तो ये उसका तो कोर्ट से वो दे। परमिशन आती होगी ना और ना सारी कोड चीजें? नहीं, ये सुप्रीम जेल का पावर सुपरिटेंडेंट है। खुद से कर हाँ, सकता है ये? सुप्रीम जेल खुद उसमें कर सकता है उसमें। तो पर यहाँ पे जो अगर आप सीएमशिप जेल से चलाना चाहते हो तो उसमें जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं हमारे, उसमें तो मैं ये कहूँगा कि ये एक तरह का इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। और ये डिसाइड कैसे होता है सर? जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि कई सारी जेल है, कई सारे बैरक्स होते हैं, कई सारे बैरकों की अलग अलग कहानियाँ सुनी है। 6 नंबर जैसे शायद महिला जेल है, और बाकी ये कैसे डिसाइड होता है कि जैसे सुबह से ये चल रही है खबर, हम लोग भी चला रहे हैं कि 3 नंबर को सैनिटाइज किया गया, 5 नंबर को सैनिटाइज किया गया, 7 नंबर को सैनिटाइज किया गया, और डिसाइड नहीं हो पाया कि किस में रखा जाएगा। कैसे डिसाइड होता है ये? देखिए, ये जो डिसाइड ऐसे केसों में डिसाइड होता है वो डायरेक्टर जनरल जो है वो डिसाइड करते हैं कि किस जेल में रखना है। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि पर्सनल सिक्योरिटी जो होती है किसी भी प्रिजनर की, वो सबसे पहली कंसिडरेशन होती है। तो इसलिए इनको ऐसी जगह पे रखा जाएगा जहाँ पे आम प्रिजनर जो हैं इनके पास नहीं आ सकते। सेल में रखा जाएगा। हो सकता है ऐसी सेल पे रखें जहाँ इनका क्योंकि खाने वगैरह पे इनका खास ध्यान देना पड़ेगा। इनको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे अलग से इनका किचन हो। तो ऐसे जैसे ये मेडिटेशन करते हैं तो कई सेल हैं हमारी यहाँ पे, उसमें आप मेडिटेशन वगैरह का आपका अरेंजमेंट है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए डीजी प्रिजन डिसाइड करते हैं कि इनको कहाँ पे रखना है। अच्छा, और जैसे इन्होंने डिमांड किया कि मुझे कुर्सी मेज चाहिए, 3 किताबें चाहिए, इस तरह की सुविधाएं पॉसिबल हैं क्या दूसरे कैदियों के लिए भी और इनके लिए? हाँ, इस तरह की सुविधाएं पॉसिबल हैं। ये फर्नीचर आइटम जो होती हैं वो आप दे सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से। कि जैसे भी आपने एक और प्रिजनर हैं वो ज़मीन पे सोते हैं। अब इनको भी अगर आपने ये ज़मीन पे तो नेचुरली नहीं सोना चाहेंगे, तो उसके लिए आपको मेडिकल वो लेना मेडिकल उससे लिखवाना पड़ेगा, जेल डॉक्टर से लिखवाना पड़ेगा कि मुझे कि बेड की इनके, ज़रूरत है। हाँ, इनको लिख के देना पड़ेगा कि मेरे को बेड की ज़रूरत है। और मेडिकल बेस के ऊपर जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। तो मतलब मेडिकल बेस के ऊपर ये कोई भी सुविधा ले सकते हैं? हाँ, मेडिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, जैसे मैंने कहा, जैसे आपने कहा है कि इनको मेज कुर्सी की बात है, तो मेज कुर्सी इनको एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से सुप्रीम जेल जो है प्रोवाइड कर सकता है। पर अगर बेड चाहिए या कोई ख़ास तरीके की डाइट चाहिए, जैसे इनको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के लिए जो खाना होता है वो अलग, लो कैलोरीज और राइस वगैरह ना हो उसमें, तो वो खाना अलग बनता है। टाइमिंग का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि टाइमिंग का भी सुबह 2-2 ध्यान घंटे रखना, में कुछ ना कुछ हाँ, खाते 2 रहिए घंटे में आप। कुछ न कुछ खाना चाहिए इनको। प्लस बिस्किट्स होते हैं और चीज़ें होती हैं वो इनको जेल से वो प्रोवाइड किए जा सकते हैं, या ये जेल कैंटीन से जो है उसको खरीद सकते हैं। मतलब ये कुल मिला के ये है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि जिसको जैसी सुविधा चाहिए, अगर जेल सुपरिटेंडेंट चाहे तो उसको वो चीज़ें दे सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल जेल सुप्रीटेंडेंट दे सकता है। और अगर किस जेल इनको लगता है कि जेल सुप्रीटेंडेंट जो है कोई डिस्क्रिमिनेटरी इनके साथ एटीट्यूड है, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में है, कोर्ट की कस्टडी में है, तो कोर्ट में भी एप्लीकेशन ये दे सकते हैं। ये तो रही सर अरविंद केजरीवाल की बात। तिहाड़ को लेकर के इतना खौफ क्यों होता है? क्योंकि आप पीआरओ रहे हैं, थोड़ा इससे पीछे चलते हैं। आपने 1981 से शायद, अगर मैं सही हूँ तो आपने तिहाड़ ज्वाइन बिल्कुल किया सही था। कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। और देखिए, कंटिन्यूअस आप लगे वहाँ पे रहे, पीआरओ रहे, लीगल एडवाइजर रहे, अब आप वकालत कर रहे हैं। क्यों है तिहाड़ को लेकर कितना खौफ? क्या तिहाड़ होता का है नहीं। उनकी सेल में? कई बार कहानियां हम लोग सुनते हैं, तिहाड़ का नहीं। गैंग वॉर, मर्डर, सारी चीजें हमने सुनी है वहाँ। हम्म। सब कुछ जो बाहर की दुनिया में होता है वो तिहाड़ जेल में होता है। वो कैसे डील करते हैं आप लोग? देखिए, क्या होता है कि एक आदमी अगर बदमाश है, एक आदमी की अपनी सेंसिटिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो बदमाश है तो उसके लिए जेल में गया है तो उसके लिए स्टेटस सिंबल है। वो बाहर जाएगा, बाहर जाके लोगों का पता नहीं मैं जेल में रह के आया हूँ। तो हमारा कल्चर एक ऐसा है कि जहाँ पे पहले होता था कि अगर जेल में रह के आया है तो वो चुपचाप रहता था, किसी को बताता नहीं था, शर्मिंदगी होती थी। पर आज के टाइम पे उल्टा हो गया है कि अगर आपने जेल में रहे हैं तो आप दूसरे को थ्रेटन करना शुरू कर देते हो, आप दूसरे को डराना धमकाना शुरू कर देते हो। तो कोई वो शर्म की बात नहीं है। अगर गैंगस्टर जेल में रह के आता है, वो तो ऐसे बाहर जाके जब निकलता है वो उसकी जाके पावर बढ़ जाती वो है। हाँ उसकी पावर बढ़ जाती है। प्लस वो अपने आप को प्रोजेक्ट ऐसे करेगा जैसे कि वो कोई फ्रीडम फाइटर था
जेल में रह के आया और जेल में जाके उसके उल्टा बाहर जाके उसके फॉलोवर्स भी बढ़ जाते हैं और उसके जो इर्द गिर्द जो चमचे वगैरह होते हैं वो उसके वो बढ़ जाते हैं। तो पर ये है बात बताइए मैंने आपको जो बदमाश किस्म का आदमी है। जो शरीफ किस्म का आदमी होता है उसको क्या होता है कि उसको लगता है कि वो दूसरे की दृष्टि से अपने आप को देखता है। लोग क्या कहेंगे। हाँ, लोग क्या कहेंगे, फैमिली वाले क्या कहेंगे कि जेल में रह के आया है, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। वो इतने ज़्यादा उसमें वो डिप्रेशन में आ जाता है कि बहुत केसों में अगर देखो अगर आप अगर प्रिजनर जेल में आया है, अगर जो नया प्रिजनर है, अगर आप उसको पूरा सुपरविजन उसके ऊपर नहीं रखोगे तो बहुत बार ऐसे होता है कि वो सुसाइड कर लेते हैं आत्मग्लानि से। आत्मगलानी से। उनको साथ में ये होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ उसने दुश्मनी निभाई है, उसने दुश्मनी निभाई है, उससे अच्छा तो ये है कि मैं अपनी जान दे दूँ। ऐसे मैंने बहुत केस देखे हैं। पुलिस ने मेरे ऊपर एक्सेस की है, किसके कहने से एक्सेस की है, अब मैं बाहर जाऊंगा तो बाहर भी मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो उसके दिमाग में होते घूम रहे होते हैं और अगर बहुत सेंसिटिव बंदा होता है तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए जेल में जो भी फर्स्ट टाइम ऑफेंडर आता है, हमारे यहाँ गुमसुम पंचायत बनी हुई थी। गुमसुम पंचायत। हाँ, गुमसुम पंचायत का एक काम यही होता था कि वो देखना कि कोई बंदा ज़्यादा तो नहीं सोच रहा या बंदा कोई नेगेटिव बातें तो नहीं कर रहा, या उस बंदे को ये बताना कि भैया देख 1-2 दिन नॉर्मल है, फिर तू अपना इस पूरे रूटीन में आ जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। या मतलब गुमसुम पंचायत का काम ही ये होता था कि उसको काउंसलिंग करना। और काउंसलिंग में आपको बताऊं, जितने अच्छे जो साथ के प्रिजनर होते हैं वो काउंसलिंग कर सकते हैं, उतनी अच्छी काउंसलिंग आप अच्छा काउंसलर भी बाहर से ले वो नहीं कर सकता। अब जैसे जो प्रिजनर होते हैं, अब जैसे कोई बंदा 376 में जेल में आ गया रेप केस में, तो जो गुमसुम पंचायत होगी वो कहेगा अरे यार रेप के केस तो लगते रहते हैं, देख मेरे ऊपर भी रेप का केस लगा था। अब मैं जब कोर्ट में गया तो लड़की अपने बयान से मुकर गई, या वो ऐसे ऐसे टेक्स्ट उसको बताएगा ऐसे कर, तो वो तेरे खिलाफ कोई बयान ही नहीं होगा, डिले करने के होते हैं और भी कई चीज़ें होती हैं। तो उससे क्या होता है, जो बंदा एकदम डिप्रेशन में होता है उसका धीरे धीरे एक तो माहौल में, हाँ एक माहौल में उसमें आके उसको एक संबल मिलता है कि देख यार मेरे से ज़्यादा, मेरे पास तो एक ही केस है, इसके ऊपर तो 5 केस थे और ये किस तरीके से घूम रहा है यहाँ पे और कितना खुश है। तो उसको धीरे धीरे उसको वहाँ से वो पंचायत, गुमसुम पंचायत होती है, वो उसको नॉर्मल कर लेती है। जहाँ पहले दिन वो खा नहीं रहा होता दूसरे दिन खाना शुरू कर देता है। अगर वही बंदा 1 महीना जेल में रह जाता है तो उसका वेट भी बढ़ जाता है, जो खा रहा है उस पचन। हमने ये जो एग्जामिन किया था, इसको एक रिसर्च की थी हमने, कि हालांकि बहुत देर पहले रिसर्च की थी कि जो बंदा जेल में आता है वो ठीक तरीके से खाना खाता है और अगर 1 महीना वो जेल में रह गया तो उसका वेट बढ़ेगा। डिपेंड करता है उसको वेट कितना वेट बढ़ता है, किस तरीके का सोचता है, पर वेट बढ़ता है। और 90% लोगों का जेल में आने के बाद वेट बढ़ता था। 10% ऐसे होते हैं जो कि हम नहीं सुधरे वाली उसमें आते हैं, जो सोचते रहते हैं, एक्सेसिव सोच रहे हैं। वो सोचते हैं बाहर हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, नौकरी चलेगी, घर वाले क्या सोचेंगे। तो उन लोगों का होता है वेट कम हो जाए, 1 या 2% लोगों का वेट कम होता है, बाकी का स्टैटिक रहता है, पर 90% लोगों का वेट जो है बढ़ जाता है। हम अपने उनको देखते थे, कैदी हमारे यहाँ से छूट के जाते थे, पैरोल पे जाते थे, इंटरिम बेल पे जाते थे। जब वो जेल में होते थे बिल्कुल ऐसे लगते थे कि बड़े रिच कल्चर के लोग हैं, पर जब 1 महीना पैरोल पे बाहर काट के आए, जब वापस आते थे तो ऐसा लगता था मुंह पिचका हुआ है और किसी मतलब बड़े लो उसके खानदान से आए हैं, तो इस तरीके का है। तो धीरे धीरे जो जिस बात को मैं कहना चाह रहा था ये था कि जैसे जैसे आदमी अपने आप को एडजस्ट करता जाता है जेल के माहौल में, वैसे वैसे वो नॉर्मल होता जाता है और उसको पता लग जाता है कि लीगल प्रक्रिया क्या है। लीगल पूरी प्रक्रिया
ये नहीं कि उनको लॉ ऑफिसर बताएगा या कोई वकील बताएगा। सारी लीगल प्रक्रिया वो जो आसपास साथ के वाले जो हैं वही लोग बता होते हैं देंगे। वो ज़्यादा अच्छे वकील का काम करते हैं, बल्कि वो तो ऐसी ऐसी पिटिशनें बना देते हैं, आपको हैरानी होगी इस बात को सुन के कि जो कैदी लोगों की हमारी ड्राफ्टिंग होती है जेल के अंदर, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि बहुत कम वकील वैसी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। इसलिए जो भी कैदी होता है जेल में वो चाहता है कि उसकी ड्राफ्टिंग वो दूसरा जो जेल का दूसरा प्रिजनर है वही करे। लीगल एड के वकील जाते हैं, दूसरे लोग जाते हैं, वो उनसे नहीं करवाना चाहते, स्टाफ से नहीं करवाना चाहते, वो उसी प्रिजनर से जो एक्सपर्ट होते हैं ड्राफ्टिंग करने में उन्हीं से करवाते हैं। और ज़्यादातर आप देखेंगे जो कोर्टों में, हाई कोर्ट हो गया या दूसरी कोर्टों में जो पेटिशनें लगती हैं, जेल से पेटिशन लगती है, कई सौ पेटिशन लगती हैं, ज़्यादातर पेटिशनें वो होती हैं जो कि प्रिजनर्स ने बनाई होती है। हमारे यहाँ कई प्रिजनर्स तो ऐसे थे जो कि खुद अपना केस खुद कोर्ट के आगे लड़ा और जीत के आए। मर्डर का केस खुद चार्ल्स सोबराज होता था, उसने मर्डर का केस खुद अपना सुप्रीम कोर्ट से लड़ा और एक्विटल लिया। आपके समय में था सर चार्ल्स मेरे समय में था, उसका मेरे समय में ही एक्विटल हुआ। और तो बताइए ना सर चार्ल्स जो सोबराज सीनियर जो एडवोकेट होते हैं उनको मैं देखता था, जो आजकल बहुत सीनियर हैं और कई तो जज भी बन गए, तो सीनियर एडवोकेट जो है उनको किताबें पकड़ाते थे चार्ल्स सोबराज को, सारी जो साइटेशंस वगैरह होती हैं उस टाइम पे तो ज़्यादा किताबों पे ही जोर होता था, तो बताते थे इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इस जजमेंट में हाई कोर्ट ने ये कहा। वो किताबें पकड़ाने का काम करते, वो अपना केस खुद आर्गू करता था। चार्ल्स सोबराज को मैंने देखा है, प्रेम शंकर शुक्ला को देखा है, राकेश कौशिक को देखा है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो अपना केस खुद आर्गू करते थे और जीते यहाँ से। और कोर्ट को भी जो है सिंपैथी होती है उनके साथ, कोर्ट को भी होती है, किसने अपना वकील नहीं किया उनको भी सिंपैथी होती है और वो उसको जो है एक पॉजिटिव वे में जो है उसको लेते हैं। अच्छा, एक तो ये तो तिहाड़ जेल का एक, अभी आपने केस सुना होगा मुख्तार अंसारी की मौत का मामला है, क्योंकि ये जुडिशियल कस्टडी में डेथ हुई है, इसको लेकर के आप कैसे सोचते हैं सर कि वहाँ पे कहा जा रहा है, जो वो तो जांच के बाद सामने आएगा, कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक आया और इलाज मिला ना मिला और उनकी मौत हो गई, लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जुडिशियल कस्टडी में डेथ नहीं मर्डर, जो उनके समर्थक हैं जो जिस तरीके से देख रहे हैं, आप लोग इस केस को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आप एक जेल तिहाड़ जैसी बड़ी जेल को देख चुके हैं, ये बादा जैसी छोटी जेल का मामला है। मुख्तार अंसारी इधर के लिए भले ना हो लेकिन पूर्वांचल के लिए तो एक बड़ा पब्लिक फिगर था, क्या हो सकता है इस केस में? देखिए क्या होता है कि हमारा जो जेल मैनुअल है बड़ा क्लियर है इस पर, वो कहते हैं किसी की भी अगर डेथ होती है तो उसमें ये अगर सुप्रिटेंडेंट को लगता है कि ये डेथ जो है कुछ सस्पिशियस है ना, या इस पे पब्लिक आउटक्राई हो सकती है, उसमें वो मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करवा सकता है। मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी क्या होती है, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में एसटीएम की इंक्वायरी होती है, और अगर किसी की बहुत ही सस्पिशियस उसमें डेथ हुई है, उसमें इवन जुडिशियल इंक्वायरी भी, जुडिशियल इंक्वायरी में जो मैजिस्ट्रेट होता है, मैजिस्ट्रेट की इंक्वायरी भी उसमें होती है। अब जैसे मुख्तार अंसारी का आपने नाम लिया है, तो उसके केस में तो ऑलरेडी उन्होंने जुडिशियल इंक्वायरी बिठा दी है और एक बोर्ड ऑफ जुडिशियल ऑफिसर जो है उसको इंक्वायरी कर रहा है। जो जुडिशियल इंक्वायरी होती है उसमें वो आस पड़ोस के जो प्रिजनर होते हैं उनके बयान लेते हैं, घर वालों के बयान लेते हैं, और फिर जो उसमें जो उनका जो कंक्लूजन निकलता है वो अपने कंक्लूजन अपनी रिपोर्ट में देते हैं। वो रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को जाती है, स्टेट गवर्नमेंट उसको जो है फिर देख के उसमें जो भी क्यूरेटिव स्टेप लेने होते हैं वो लेती है, प्लस अगर उसमें लिखा होता है किसी की लापरवाही है तो उसके ऊपर एक्शन होता है। लापरवाही के लिए उसको सस्पेंड कर सकते हैं, चार्जशीट दे सकते हैं, जो भी डिपार्टमेंटल कार्रवाई है वो होती है। मेन ये होता है कि जो इंक्वायरी का, क्योंकि क्या होता है हम जेल में क्या करते थे तिहाड़ में, कोई डेथ होती थी हम उसमें एसडीएम की इंक्वायरी करवा देते थे। क्यों करवाते थे, कल को आउटक्राई हो, बाहर के लोग कहें, उनके घर वाले तो कहते ही थे, उनके किसी को टीबी होगी, टीबी का एक्यूट केस भी होगा तो उसके घर वाले कहेंगे कि जेल वालों की लापरवाही से मर गया। और आपको मजेदार बात बताऊं, क्या होता है हमारे
10% के करीब प्रिजनर जो होते हैं ना, वो हैबिचुअल होते हैं, कहते हैं हम नहीं सुधरेंगे। अच्छा, तो वो खड़े हो जाएंगे। किसी की सपोज मैं कहता हूँ टीबी से डेथ हुई है, वो खड़ा हो जाएगा जी मैंने सुनील गुप्ता जी को देखा था इसकी पिटाई लगा रहे थे। वो खड़ा होगा मैंने इस तरीके को इनको देखा था जी, इनको खाना नहीं दे रहे थे। बेमतलब पे खड़ा हो जाएगा, जिनको कहते हैं ना पंगे लेने की आदत होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब तो हमारा कुछ होना नहीं है, हमारा हम तो कुछ यही हैं। अच्छा, वो खड़े हो जाएंगे। उसके बाद जो है, अब जेलर क्या करेगा, जिसका नाम ले रहे हैं वो या तो करेगा, उसको कहेगा यार तेरे को मैं ये फैसिलिटी जेल में दे दूंगा। चुप हो उनका पीछे को मोटिव होता है, जो ऐसे कहते हैं कोई ये नहीं, जाओ। उनका मोटिव होता है कि सुविधाएं जेल में चाहिए तो मैं तेरे को दे दूंगा। कई होते हैं पैसे मांगते हैं। मैंने बहुत सारे केस देखे उन्होंने जेलर से पैसे लिए कि हम तब चुप होंगे। पैसे लेते हैं, मतलब जेल के अंदर मतलब प्रिजनर एक्सटॉर्ट करते हैं स्टाफ से, तो वो पैसे मांगते हैं। तो फिर जाके अल्टीमेटली देखें, जो भी इंक्वायरी अफसर होता है उसको पता तो लग जाता है कि सच कह रहा है झूठ कह रहा है, पर जिस ऑफिसर का नाम वो बंदा कैदी ले रहा होता है उस ऑफिसर का बड़ा बुरा हाल हो जाता है। मैंने ऐसा केस देखा था, राजन पिल्लई का जब डेथ हुई थी तब मैं वहीं था। तो जो हमारे हैबिचुअल प्रिजनर हैं, उन्होंने अपनी मर्जी से जो ऑफिसर उनको अच्छा लगता था उसका नाम ले लिया कि हमने इसको मारते देखा था। कोई कहता है कि ये उससे पैसे मांगता था, कोई हर एक ने अपनी मर्जी। ऐसे कोई 10-12 प्रिजनर थे जिन्होंने सुप्रीम डिप्टी सुप्रीम के खिलाफ खड़े हो गए, क्योंकि वो लोग अखबार तो पढ़ते ही हैं। अखबार में आ जाता है कि गवर्नमेंट इसको बड़ा सीरियसली ले रही है इस केस को। मतलब जब कम्युनिकेशन चैनल आपका इतना ज़्यादा खुला हो, टीवी लगे हुए, अखबार हैं, तो वो लोग जेल एडमिनिस्ट्रेशन को जो है ब्लैकमेल करने के लिए, ब्रॉबीट करने के लिए स्टाफ को वो ये लगाते हैं और फिर बाद में वापस भी ले लेते हैं। और वापस ले लेते हैं, उनको पता है कि ये जेल ऑफिसर लंबी रेस का घोड़ा है, सारी उम्र उसके ऊपर ऐसा देख ले, अगर मैं तेरा बयान ये दे देता तो तेरे साथ ये हो जाता। वो सारी उम्र उससे जो है, वो जब तक वो जेल में है उससे वो कंसेशन लेते रहेंगे। तो ये सिस्टम बहुत ज़्यादा है, पर इंक्वायरी करवाना ठीक इसलिए रहता है कि उसके घर वालों को भी क्लियर हो जाता है कि इसके साथ कोई जाति नहीं हुई है, और अगर जाति हुई होती है तो इसने जाति की है, उसमें वो कंपेंसेशन भी ले सकते हैं, NHRC या कोर्ट में पिटीशन डाल के कंपेंसेशन भी ले सकते हैं। एक सवाल सर, चूंकि बात अरविंद केजरीवाल से शुरू हुई थी तो अरविंद केजरीवाल पे ही खत्म करते हैं इस बात को। क्या होता है पूरा रूटीन किसी आम कैदी का या अरविंद केजरीवाल का? अगले दिन से रूटीन क्या होगा? सुबह कितने बजे उठेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, कब नहाएंगे, कब धोएंगे? किस तरीके से होता है एक आम कैदी का और किस तरीके से होगा अरविंद केजरीवाल? हाँ, मैं पहले आपको आम आदमी को बताता हूँ। जनरली क्या होता है कि एक जेल में टर्मिनोलॉजी है सब अच्छा, सब अच्छा। जब जेल में सब ठीक होता है उसको हम कहते हैं सब अच्छा। आपने 3 इडियट में देखा होगा, वो था ऑल इज वेल, है, तो ये सब अच्छा है, ये आप लगाओ अंग्रेजों के टाइम में 1894 का ये टर्मिनोलॉजी चल रही है, सब अच्छा, सब अच्छा। हाँ। तो बाकी पिक्चरें वगैरह तो आप काफ़ी बाद में आई हैं। तो उसका मतलब ये होता है सवेरे 6 बजे के आसपास जो है, मैनुअल हमारा कहता है जब आपका सूरज उगता है, सनराइज, आप जेल को खोल दोगे। जेल को खोल दोगे मतलब ये है कि जो प्रिजनर्स अपने बैरक में हैं, सेल में हैं या वार्ड में जहाँ भी हैं, उनका वहाँ पे खोल दोगे। खोल दोगे मतलब आप उनकी अटेंडेंस लोगे। रात को अगर आपने सपोज 500 प्रिजनर आपने बंद किए थे, सुबह अगर 500 प्रिजनर आपके पूरे मिल जाते हैं, कोई रात को हॉस्पिटल में नहीं गया, रात को कोई मरा नहीं, तो कहते हैं सब अच्छा, सब ठीक है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है गिनती, काउंटिंग प्रिजनर्स की। 6 बजे करीब आसपास वो होता है, खुलते हैं। तो उसके बाद जो टॉयलेट्स वगैरह जाना होता है, जिन्होंने जाना होता है, कोर्ट जाना होता है, कोर्ट की तैयारी करते हैं। सुबह पहले सबसे पहले उनको चाय मिलती है। चाय मिलने के बाद कोई 7 साढ़े 7 के आसपास आप लगा लें, ब्रेकफास्ट मिलता है। पहले ब्रेकफास्ट नहीं मिलता था, अच्छा। आजकल ब्रेकफास्ट मिलता है और अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है। ब्रेकफास्ट मिलता है, ब्रेकफास्ट लेने के बाद जिन्होंने कोर्ट जाना होता है वो कोर्ट चले जाते हैं। जिनको मिलना होता है जेल में, जिनकी मिलाई आनी है, तो वो मिलाई के लिए तैयार हो जाते हैं।
उसके बाद आपका ये सारा प्रोसेस चलता रहता है 11:30-12 बजे तक, 12 12:30 तक लगा लें आप। उसके बाद जो है लंच इनको सर्व होता है 12-12:30 बजे के करीब लंच सर्व होता है। लंच में जो आम प्रिजनर होता है उसको 225 ग्राम का आटा होता है, अच्छा 90 ग्राम दाल होती है और 250 ग्राम वेजिटेबल होती है। 90 ग्राम का मतलब 45 ग्राम एक टाइम होंगी, 45 ग्राम रात को हो गई। सब्जी जो है 125 ग्राम सुबह हो गई, 125 शाम को हो गई। और आटा 225 ग्राम हो गया, 225 शाम को हो गया, 450 ग्राम होता है। ये स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड है जो जेल मैनुअल में लिखा हुआ था। तो आप 12-12:30 बजे उनको लंच दे देते हैं। उसके बाद आपका आम प्रिजनर का रेस्ट का टाइम होता है, तो 12:30 से 3 बजे तक जेल को बंद रखते हैं। फिर से बंद हो जाते हैं। हाँ, तो अपनी जहाँ पे वो उनका होती है बैरक होती है, सेल होती है, वहाँ पे उसमें सो जाते हैं। उसके बाद 3 बजे उनको चाय सर्व होती है, दोपहर की चाय कह लें, चाय होती है साथ बिस्किट्स वगैरह ये होता है। उसके बाद वो 3-3:30 उनको खोल देते हैं और उसके बाद वो जो चाय वगैरह जब ले लेते हैं उसके बाद वो खेलना कूदना चाहें, पढ़ना चाहें, जिसकी जो अंडर टीवी टाइल। वगैरह सब अवेलेबल होता है। हाँ, ये मैं अंडर टाइल्स का बता रहा हूँ सारा। तो अंडर टाइल ज़्यादातर अंडर टाइल टीवी देखते रहते हैं। तो 6 बजे इनको फिर रात का खाना सर्व हो जाता है। अच्छा 6 बजे। खाना खा के 6 उसके बाद जो है फिर 6 6:30-7 बजे करीब जो है इवनिंग की काउंटिंग होती है और उसके बाद वो बैरक फिर बंद कर बैरक फिर बंद कर देते हैं। ये एक आम आदमी का रूटीन होता है, आम अंडर टाइल का। अगर कैदी होता है तो कैदी सुबह उठते हैं 8 बजे तक, उनको तैयार हो जाना होता है, नाश्ता वगैरह खा के वो तैयार हो जाते हैं। 8 बजे जेल फैक्ट्री चले जाते हैं। 8 से लेकर 4 बजे तक फैक्ट्री होती है। उनका मतलब लंच काम जहाँ किया जाता है। जहाँ काम के वो लंच भी उनको वहीं पे सर्व होता है। 12 बजे लंच उनको वहीं सर्व होता है। तो वो 4 बजे तक फैक्ट्री होती है। 4 बजे के बाद वो अपना आते हैं। उसके बाद उन जिसने खेलना हो, सोना हो, जो भी है उसका वो है वो करते हैं। 6:30 बजे उनको शाम का फूड हो जाता है और उसके बाद फिर उनको बंद करना शुरू कर देते हैं। और रात के करीब करीब जेल जो बंद हो जाती है, ये डिपेंड करता है अलग अलग। उसमें मेरे टाइम पे ये 8:30-9 बजे बंद हो जाती थी। अब कोई जेल 10 बजे बंद होती है, कोई 11 बजे बंद होती है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कितने प्रिजनर आपने छोड़े हैं। क्योंकि जितनी भी अंडर टाइल्स की रिलीज आती है वो शाम को आती है। कोर्ट का फैसला आएगा, बेल कोर्ट, हाँ, बॉन्ड आएगा, कोर्ट से उसके बेल बाद बॉन्ड वगैरह आएगा तो शाम को आती है। तो किसी जेल में 100-125 होते हैं, किसी में 50 होते हैं, इस तरीके से रिलीजेस होती हैं। वो रिलीजेस करके उसके बाद जो है जेल बंद होती है। अच्छा एक चीज़ जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे पता है, लेकिन ये आपसे क्लियरिटी चाहता हूँ। एक था कि आपने कहा कि जो कैदी होते हैं, जो सज़ा याफ्ता होते हैं, जिनको सज़ा मिल चुकी होती है, वो काम करने जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जिनको जो अंडर ट्रायल हैं वो काम करने नहीं जाते हैं। बिल्कुल, अंडर टाइल के ऊपर कंपल्शन नहीं है। हाँ। अंडर टाइल अगर करना चाहे काम तो कर सकता है। मतलब टाइम पास के लिए अपना काम करना टाइम चाहते पास के लिए नहीं, उसमें टाइम पास भी होता है, वेजेस का भी होता है। हैं। अच्छा पैसे मिलते हैं उसके अगर अंडर टाइल जो है काम करता है तो उसको वेजेस मिलेंगे। और जो कैदी है कैदी को भी वेजेस मिलेंगे। क्या होता है ये कैदी को क्या होता है, वेजेस भी हैं और कैदी को रेमिशन भी है। मैं आपको अच्छा। समझाता हूँ। क्या होता है कि जो दिल्ली हमारे यहाँ 3 तरह की लेबर होती है। एक सबसे पहले तो होगी अनस्किल्ड, फिर सेमी स्किल्ड और फिर होगी स्किल्ड। 3 तरह की लेबर होगी। तो जो बाहर के जो है, जो बाहर के जो दिल्ली गवर्नमेंट के टाइम टू टाइम इसके जो रेट फिक्स होते हैं उसके हिसाब से अंदर वेजेस मिलते हैं। उसमें से खाली मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह कुछ काट लेते हैं, बाकी वेजेस उसके हिसाब से मिलते हैं। चाहे अंडर टाइल काम कर रहा है उसको मिलेंगे, कैदी काम कर रहा है तो उसको मिलेंगे। 3 स्केल मैंने आपको बता दी। इसके अलावा क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा जो कैदी को अट्रैक्शन होता है वो होता है रेमिशन सिस्टम का, माफ़ी। अच्छा सबसे ज़्यादा रेमिशन सिस्टम का फ़ायदा होता है। रेमिशन का मतलब ये होता है कि आप जेल फैक्ट्री में जैसे काम कर रहे हो, ये काम के ऊपर होता है रेमिशन जो मिलती है। अगर आप जेल फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको महीने के 5 दिन रेमिशन मिलेगी।
आम काम कर रहे हो। अगर आप स्वीपर का काम कर रहे हो तो आपको 6 दिन भी हो सकती है। मास्टर टीचर का काम कर रहे हो 7 दिन भी हो सकती है। तो मेन प्रिजनर का होता है रेमिशन का, जो कि उनको मोटिवेट करता है कि आपने किसी से झगड़ा नहीं करना, काम करना। क्योंकि जो भी होता है एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट होती है हाँ, कि उसको होता है कि जल्दी से जल्दी जल्दी अपने बाहर घर जाओ, निकले। बच्चों के बीच में जाओ। चाहे झुग्गी में रहता होगा, उसको ये नहीं है कि जेल में उसको 5 स्टार फैसिलिटी मिल रही है, वो अपने बच्चों से मिलना नहीं चाहेगा। उसको कहेगा 5 स्टार फैसिलिटी अपनी भाड़ में जाए, मुझे जाके अपनी फैमिली के साथ है, और जितनी जल्दी आप छोड़ सकते हो छोड़ो। तो ज़्यादातर प्रिजनर जो है वो काम करते हैं रेमिशन के चक्कर में। अगर किसी प्रिजनर की आप रेमिशन रोक लो, आप देखो उसको कितना दर्द होता है। वो कोर्टों में आपके खिलाफ एप्लीकेशन लगा देगा और जगह लगा देगा कि इन्होंने मेरी रेमिशन काट दी। रुपये पैसे का भी होता है। बहुत सारे प्रिजनर होते हैं जिनको 8-9 हज़ार रुपये महीने के कमा लेते हैं, तो यहाँ से पैसा अपने घर भेजते हैं, और घर भी उनका इनसे चल रहा होता है, मतलब पार्शली उसको हेल्प मिल रही होती है। तो कैदी को रेमिशन और वेजिस ये एक मोटिवेशन होते हैं जो कि उसको एक जेल में अपना कंडक्ट ठीक रखने के लिए उसको मोटिवेट करते हैं। ठीक है। तो ये थे तिहाड़ जेल के पूर्व पीआरओ और लीगल एडवाइजर सुनील गुप्ता, जिनसे हम अरविंद केजरीवाल के मसले को समझने की कोशिश कर रहे थे। इस पूरी बातचीत का सार ये है कि अरविंद केजरीवाल भले ही फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन तिहाड़ जेल में बंद होकर, तिहाड़ जेल के अंदर बैठकर सरकार चलाना उनके लिए बेहद मुश्किल होने वाला है।